आबिर इलियास राणा साहब, लेट्स स्टार्ट विद द एपिक्स कमेटी क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है एक ऐसे माहौल में कि जब पाकिस्तान अपनी बैनुल अक़वामी कोशिशें और काविशें और अचीवमेंट्स को कन्वर्ट करना चाह रहा है इनटू इकोनॉमिक जोन ताकि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो, उसमें एक चीज़ आड़े आती है और वो है दहशतगर्दी का अंसर। उसको हम बहुत अरसे से काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर आज़म भी जब आज पहुँचे हैं कोयटा एपिक्स कमेटी का जो भी इजलास हुआ है उसमें उन्होंने बताया है बाकायदा तौर पे कि कैसे अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और भारत की मिली भगत के साथ क्या हम कामयाब हो भी पाएंगे? आर वी क्लोज टू दी एंड कि हम दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकें? कई दफा कामयाबी भी हुई, कोशिश भी हुई और इक्तिसादी तरक्की के लिहाज से बलूचिस्तान में काम भी शुरू हुआ। लेकिन जाहिर है कि जो इस तरक्की के दुश्मन है उसमें दोस्त नुमा दुश्मन भी हैं और उसमें दुश्मन भी है। कल DGISPR ने इंडिया का बराह रास्त नाम लेके कहा और आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे मशरकी हमसाए से पैसे भी दिए जा रहे हैं और असला भी और सारी तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फरोग के लिए काम हो रहा है। अब प्रॉक्सी वार चल रही है। जाहिर है इंडिया को जो मार पड़ी बुनियाद मरसूस में मार का हक में और फिर उसके बाद सिफारती सतह पे जिस कदर पाकिस्तान कामयाब हुआ तो वो ठंडे पेटों तो नहीं ना बर्दाश्त कर रहा। तो वो तो पहले भी ईरान के रास्ते कुलभूषण यादव के तवस्सुत से और इस किस्म के अदाकारों के जरिए ये काम करता रहा। दुनिया नहीं मानती थी, पहलगाम के बाद मानने लग गई। अब जब हमारा सिफारती सतह पे डंका बजा तो वो परेशानी जाहिर है मोदी सरकार को, गोदी मीडिया को, सबको हुई। तो वो ज्यादा जोर लगा के कि भाई अगर हम सामने से जंग नहीं जीत सकते तो हम ये प्रॉक्सी वार करें। तो ये अपने उरूज पे इन दिनों में इसलिए आई कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम बना दुनिया में और वो तबाह करने के लिए पूरा जोर। इसराइल और इंडिया तो एक है। हमने हर जंग में देखा है कि इसराइल यहाँ मौजूद होता है इंडिया में आके। इस दफा भी ड्रोन भी, टेक्नीशियन भी, पायलट सब वहां मौजूद थे मई में जब उन्होंने पिछले साल हम पे हमला किया। और इसराइली ड्रोन्स तो पाकिस्तान की सरजमीन पे भी आए और हमने उनको न्यूट्रलाइज भी किया। उनको जाहिर है फिर जो सिस्टम होता है वो चेक करने का वो भी हो गया हुआ है सारा कुछ। लेकिन दोनों बर्दाश्त नहीं कर रहे कि एक तरफ इसराइल ने जो ख्वाहिश जाहिर की थी, जो अब पता नहीं हम अगले मरहले में बात करेंगे कि वो मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ा दे, अरब और अजम की लड़ाई जो है उसको दोबारा से शुरू करा दे। तो और वो इसमें किसी हद तक नजर आ रहा है कि कुछ कामयाबियां दोबारा लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये दहशतगर्दी के खिलाफ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ फील्ड मार्शल बैठे हैं, वहाँ हमारे कोर कमांडर हैं, DGI हैं, बाकी सारे अहम इदारों के सरबराह बैठे हुए हैं, पूरी पॉलिटिकल फोर्स बैठी है। अब वही बात इशू है कि जी आप हमें लोग सवाल करते हैं कि जी आप कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये आ जाते हैं। मैंने इतनी लंबी तमीद इसलिए बांधी कि आ तो वो रहे हैं और जाहिर है कि उनको फुल एनर्जी के साथ जो तालिबान रजीम है वो सपोर्ट कर रही है। पैसा, असलाहात दुनिया के वो ममालिक दे रहे हैं जो पाकिस्तान को इस जगह पे नहीं देखना चाहते। ना वो बंदरगाह देखना चाहते हैं गवादर की, ना वो कराची की बदअमनी का शिकार करना चाहते हैं। तो इसमें हमारी बहरहाल फोर्सेस को, हुकूमत को, रियासत को बड़ा ठीक ठाक किस्म की एक नई लड़ाई लड़नी है और फौरी लड़नी है। और मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान में तो ठीक ठाक किस्म का आजकल में हमारा जवाब जाएगा। क्या हम डेवलपमेंट जो लाहौर में देखते हैं, कराची में देखते हैं, थोड़ी बहुत इस्लामाबाद में देखते हैं, वो हम बलूचिस्तान में नहीं कर सकते? जी जी, क्या कह रहे हैं आमिर साहब? कराची को निकाल दें। कराची तो बेचारा, मैंने सर इसीलिए थोड़ा सा पॉज लेके कह दिया थोड़ी बहुत। चले सर, जैसी भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो है ना आमिर साहब। लेट्स टॉक अबाउट दिस कि वहाँ ये तो पता ना कि पूरा मुल्क पाल रहा है, कराची भूखा तो नहीं कोई सो रहा, काम तो मिल रहा है ना। अभी बलूचिस्तान में मैं कोयटा की जब बात करूंगी तो मैं ये बात नहीं कर सकती कि कोयटा में कोई जाएगा, मेरे जैसा बंदा, आपके जैसा बंदा, तो उसको रोजगार मिलेगा। आमिर साहब, यू टेक। अच्छा, बात यह है सिंपल सी कि बलूचिस्तान की अप्रोच शुरू से ही डिफरेंट रही कि सरदारी निज़ाम वहाँ राइज रहा, सरदार ही इलेक्टेबल हुए और वहाँ A और B एरिया बने। अब एक उसमें जो बात आमिर रज़ा साहब ने की और आपने भी की, लेकिन उसके ऊपर एक पूरी सोच फौज ने भी तब्दील की, रियासत ने, हुकूमत ने, सरफराज बुगटी जो वज़ीर आला बने हैं वो जो मर्जी आप बात करें, लेकिन वहाँ जो अब नया सिस्टम है उसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस दोनों मिला के चल रहे हैं। इस पे DGISPR ने भी 3-4 दफा बात की है, कंपैरिजन भी किया कि KP की गवर्नमेंट क्या कर रही है और बलूचिस्तान क्या। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये वैसे तो सारे बात करते हैं ना MQM वाले भी कि जी
आईनी तरमीम करें, बल्दियाती इदारों को जिले में एम्पावर करें ताकि उनका हक उनको मिले और सिर्फ कैपिटल में, प्रोविंशियल कैपिटल में पैसे ना रह जाएं। तो बलूचिस्तान में तो ये तब्दीली बगैर किसी आईनी तरमीम के इस सेंस में आई है कि पूरा बजट पूरे सूबे में तकसीम कर दिया जाता है और फिर वहां पे लोकल जो नुमाइंदे हैं, ये सिर्फ सरदारों की गेम नहीं रही, फौज के लोग भी होते हैं, एफसी के भी लोग होते हैं, मतलब जो भी वहां पे लाइन फोर्सेस इदारे हैं वो मिलके और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनसे मिलकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। ये काफी अरसे से वहां पे हो रहा है कि तकसीम पैसे की पहले सुबह से अजला में हो रही है और अजला में टीमें बना दी गई हैं और उसका बड़ा ठीक ठाक इफेक्ट आया है। ये जो दहशतगर्दी बड़ी है, इंसर्जेंसी बड़ी है, ये उसका नतीजा है कि भाई ये तो लोगों तक अप्रोच करने लग गए हैं। पहले ये सिर्फ सरदारों को पैसे खिलाते थे, सरदारों की मर्जी, डेवलप हुआ नहीं हुआ, बजट बन के चला गया, बजट खर्च हो गया, पर्ची लगी और बजट भी पास हो गया और ऑडिट भी नहीं बना क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं था। तो अब ये बहरहाल रियासती इदारे, सिविल इदारे मिलके, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने चेक भी किया है, वो बलूचिस्तान में बड़ी तब्दीली आ रही है और उसके ऊपर ये बलोच सरदार भी नाराज हो रहे हैं क्योंकि ये तो नौकरियां, आप देखें ना, नवाब अकबर बुगटी मरहूम का बड़ा सियासत में नाम है, लेकिन अगर वहां सुई के मकाम से गैस पैदा हो रही है और वहां नहीं मिल रही, तो उस नवाब साहब को तो बहुत कुछ मिला ना, पाकिस्तान की रियासत ने दिया और वो पाकिस्तान की रियासत के साथ थे, मुखालिफ नहीं थे, लेकिन वो अपने लोगों को नहीं देते थे। वहां पे लोगों ने देखा कि उनके कॉलेज में खच्चर और घोड़े बंधे हुए होते थे। आप को पता नहीं, लेकिन मुझे अपने स्कूल कॉलेज दौर का याद है जब सिर्फ पीटीवी होता था और डेरा बुगटी का रिजल्ट आम इंतखाबात में सबसे पहले अनाउंस होता था। क्यों होता था? कि वो रिजल्ट बना के दोपहर को रख लिया जाता था और वो पीटीवी से जस्टिस हलीम साहब अनाउंस करते थे कि जी डेरा बुगटी से फलां बंदा जीत गया है। कैसे होता था ये काम? उस वक्त फैक्ट्स नहीं थी, मतलब ये उस दौर की बात है, आज तो दुनिया ही बदल गई है ना। तो वहां पे तब भी रिजल्ट तय हो जाता था। तो अब वो चीजें बदली हैं, बदलने जा रही हैं और इसके लिए जैसे अब शहबाज शरीफ ने पंजाब से 11 रुपए सालाना पंजाब के फंड से कितने सालों से बलूचिस्तान को मिल रहे हैं, हमें देना चाहिए कि वहां अगर आबादी कम है लेकिन लोग तो है ना, उनको हक है। आपने देखा होगा नवाज शरीफ और ये जो राहील शरीफ उनकी गाड़ी चलाया करते थे और वो कोस्टल हाईवे बन रही है, सड़कें बन रही हैं, राहील शरीफ खुद नहीं आके करने लग गए थे। 2013 में उन्हें नवंबर में आर्मी चीफ बनाया था नवाज शरीफ ने और ये फिर उनके जिम्मे ऑपरेशन लगा था। 3 साल के अंदर दहशतगर्दी और जो बिजली का काम था जो बिल्कुल नापैद थी, उन दोनों को एक वक्त में वापस लाया गया था। तभी तो उनको रिजीम चेंज करके उखाड़ा गया कि ये तो पाकिस्तान को बदल देगा, जमहूरियत पसंद एक हुक्मरान है, ये ले जाएगा। तो उस वक्त के जो जनरल बाजवा एंड को ने काम किया, जनरल फैज ने किया कि पनामा नहीं तो अकामा सही, उसमें मीडिया को यूज किया, एंकर्स को यूज किया। वो वॉल्यूम 10 निकालने में 10 दफा कह चुका हूं, उसमें नाम लिखे पड़े हैं सबके कि जनाब वहां जाके सिर्फ चेक कर लें कि वो प्रोग्रामों की लिस्टें पड़ी हैं और कुछ भी नहीं है वहां पे। ये जो है ना, हमारे यहाँ तब्दीली आनी चाहिए। और आज भी जो बहस हो रही है, चाहे मैं करूं या आमिर ज़िया करें या चिश्ती साहब करें, हमारा डिफेंस मजबूत हुआ। हम तभी जीते ना, 2019 में भी हमने त्यारा गिराया और हमने 2000